घर मालक ने मेरे सामने ही मेरी मौसी के साथ जो किया, मैं सिर्फ देखता ही रहा। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ, वो मेरी सगी मौसी की है। मेरी मौसी दिखने में बहुत सुंदर है, पर उनको कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे मुझे अपना ही बेटा मानते थे। मेरा मौसा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उनकी नौकरी के कारण उन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता है या अलग-अलग जगहों पर ट्रैवल करना पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर समय घर पर ये सिर्फ मैं और मेरी मौसी ही होते हैं। मेरी मौसी हाउसवाइफ है। वे कभी काम के लिए बाहर नहीं गई। उनकी ज़िंदगी पूरे घर के मैनेज करना और मेरा ख्याल रखना ही थी। बचपन से ही उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से उन्होंने मेरे खाने के लेकर मेरी पढ़ाई तक हर चीज़ का ध्यान रखा। मेरी मौसी का नाम सोना है और वो 45 साल की है। वो दिखने में बहुत गोरी और लंबी है। उनका शरीर बहुत भरा हुआ है, गठीला है। उनकी पर्सनैलिटी और आकर्षक रूप ऐसा है कि कोई भी उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाए। इसी शरीर की वजह से एक दिन मैंने वो नज़ारा देखा जिसके बारे में मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, आगे कहानी बहुत ही अलग मोड़ लेने वाली है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखें। आशा करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं मौसी मौसा से दूर एक लॉज में रहता हूँ। मेरे कमरे का मकान मालिक एक 65 साल का बूढ़ा आदमी था। वो दूसरी कम्युनिटी का था। सब उसे शाहजी कहते थे। 65 साल के होने के बावजूद भी उनका शरीर अच्छा था और वो बूढ़ा नहीं लगता था। वो मेरे बगल वाले कमरे ही में ही रहता था। दूसरे लड़के ऊपर वाले फ्लोर पर रहते थे। मेरी मौसी मेरा बहुत ख्याल रखती थी और दिन में कम से कम 2 बार मुझे फ़ोन करती थी। एक दिन मुझे गुस्सा आ रहा था और मैंने अपनी मौसी से कहा कि वो मुझे बार बार फ़ोन न करके परेशान न करे। फिर बाद में जब मैं शांत हुआ तो मैंने अपनी मौसी से सॉरी कहा। मेरी मौसी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, लेकिन अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं आंटी, आप मेरे मकान मालिक का नंबर ले लीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो और मैं फ़ोन न उठाऊँ तो उनसे कुछ पूछ लीजिए। वो बगल वाले कमरे में ही रहते हैं। अब जब कोई अर्जेंट काम होता है तो मौसी मकान मालिक को फ़ोन कर देती है। एक रात की बात है, जब मैं खाना बना रहा था, मकान मालिक आए और मुझे फ़ोन देकर बोले, तुम्हारे आंटी का फ़ोन आया है, कॉल कर लो। मैं आंटी से बात करने लगा। आंटी बहुत खुश लग रही थी। आंटी की खुशी देखकर मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने कॉल टाइम देखा तो यह कॉल 1 घंटे से ज़्यादा चली थी। मैं हैरान हो गया। मैं सोच में पड़ गया कि क्या गड़बड़ है। फिर मैंने कॉल कट करके चेक करना शुरू किया। फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन थी, तो कॉल भी रिकॉर्ड हो गई होगी। मकान मालिक को फ़ोन इस्तेमाल करने की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मुझे पता था कि उन्हें सिर्फ कॉल करना और गूगल पर ऐसे वीडियो देखना ही आता है, क्योंकि मैं कभी-कभी उनका फ़ोन चेक कर लेता था। मैंने सारी कॉल डिटेल देखनी शुरू कर दी। आंटी और मकान मालिक घंटों एक दूसरे से बात करते थे। मुझे अब एहसास हुआ कि मैंने अपनी आंटी को गलत आदमी का नंबर दे दिया था। मकान मालिक ने मेरी मौसी को मना लिया था। उनकी रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। मौसी ने कहा, नमस्ते शाहजी। हाँ, कौन? मौसी, मैं दीपक की मम्मी बोल रही हूँ। क्या आप दीपक को बुला सकते हैं? शाहजी, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आपका प्यारा नाम क्या है? मौसी, हाँ। शाहजी, मैं कह रहा था कि दीपक अभी पढ़ने गया है। मौसी, आप दीपक के मकान मालिक हैं ना? शाहजी, हाँ, वैसे आपकी आवाज़ बहुत मीठी है। मौसी,
और आप मुझे बहुत अलग टाइप के इंसान लग रहे हैं। शाहजी, अरे मैं क्या करूं, अब तो अकेले बैठने का भी मन नहीं करता। मौसी, हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं भी घर पर अकेली बोर हो जाती हूँ। शाहजी, ठीक है, तो मैं आपको बोरियत दूर कर देता हूँ। मौसी, क्या? शाहजी, आपका नाम क्या है जी? मौसी, सोना। शाहजी, बहुत प्यारा नाम है, गोल्ड की तरह। जैसे आपका नाम है वैसा ही आपका आवाज है। सोना जी, आपका वो भी सोने जैसा ही होगा। मौसी, वो वो क्या? शाहजी, हाँ, आपकी मुस्कान, आपका चेहरा भी सोने जैसा ही चमकता होगा। मौसी, आप मुझे बदमाश लग रहे हैं। शाहजी, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहे तो कभी आकर देख लीजिए, आकर मुझे मना लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपके बेटे का बहुत ख्याल रखता हूँ, आपको एक बार आकर देखना चाहिए। मौसी, मैं एक दिन आऊंगी। तो दोस्तों, ये थी उनकी पहली रिकॉर्डिंग। अब कुछ दिनों बाद उनकी वीडियो कॉल भी शुरू हो गई थी। उनके बीच आगे क्या बातचीत हुई वो मैं आपको बताता हूँ। और मुझे अब एहसास हुआ कि बातचीत कितनी आगे बढ़ गई है। शाहजी बोले, नमस्ते सोना जी, कैसी है आप? मौसी, बस जी अच्छा है। शाहजी, अच्छा जी, आप मिलने नहीं आए? मौसी, मुझसे मिलकर क्या करोगे? शाहजी, वही जो करते हैं। मौसी, क्या करते हैं? शाहजी, एक दूसरे से बातें करते हैं, घूमते फिरते हैं और मौका मिलने पर बहुत कुछ करते हैं। मौसी, धत तेरी की, तुम कितने बदमाश हो। शाहजी, कब आओगे, मैं तुम्हें चिड़ियाघर घुमा कर लाऊंगा। मौसी, क्या है, मैंने तो बहुत शेर वाघ देखे हैं। शाहजी, पर तुमने ये शेर नहीं देखा, इस शेर को भी मौका दो आपने जैसी शेरनी का ख्याल रखने के लिए। मौसी, ठीक है, मैं तुमसे कभी मिल लूंगी। शाहजी, हाँ, कभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पेड़ के पीछे ले जाऊंगा, वहां मैं तुम्हें असली चिड़िया दिखाऊंगा। मौसी, ठीक है, देखोगे तुम्हारी चिड़ियाघर में कितना दम है। शाहजी, तो फिर कभी आना, मैं आपको खुश कर दूंगा। मौसी, ठीक है जी, ठीक है, तो कल लड़के से मिलने आना है। शाहजी, सच में? फिर तो मजा आ जाएगा। दीपक दोपहर में लाइब्रेरी जाता है, पूरा दिन वही रहता है, फिर हम एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताएंगे। मौसी, क्या तुम पागल हो? तुम कितने बेशर्म हो। अब फोन मेरे बेटे को दो, चलो। शाहजी, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यही समय पर मुझे पता चल ही गया कि अगले दिन मौसी मेरे कमरे में आने वाली थी। तो अगले दिन जब मैं पढ़ाई करके अपने कमरे में लौटा तो मौसी मकान मालिक के कमरे में पहुंच चुकी थी। मैंने मौसी को ध्यान दे से देखा, वो बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे देखते ही मौसी बोली, तुम्हारे मकान मालिक बहुत अच्छे हैं, वो खुद मुझे स्टेशन से यहाँ लाए, उन्होंने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। मुझे उस बूढ़े की हरकतों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने आंटी को कुछ नहीं दिखाया। मेरी आंटी ने उस दिन लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो उनकी नाभि के पीछे बंधी हुई थी। उनकी गहरी नाभि साफ चमक रही थी। अपनी आंटी की तैयारी देखकर मुझे लगा कि मकान मालिक आज उन्हें जरूर चिड़ियाघर दिखाएगा। मुझे बुरा लगा क्योंकि लाज के दूसरे लड़के भी उन्हें घूर रहे थे, क्योंकि शायद उन्हें पता नहीं था कि वो मेरी मौसी है। फिर मौसी ने मुझे कहा, ठीक है, तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं यहीं आराम करती हूँ। तुम्हारे मकान मालिक ने मुझे खास तौर पर यह कमरा रहने के लिए दिया है, ताकि तुम्हारी पढ़ाई में कुछ दिक्कत न हो। जब मैं अपने कमरे में आ रही थी तो लॉज का एक लड़का मेरे पास आया और बोला, आओ, मैं तुम्हें कुछ सीन दिखाता हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या कह रहा है, ये लोग ऊपर क्या कर रहे थे। फिर जब मैं गया तो देखकर चौंक ही गया। उन्होंने मकान मालिक के कमरे में कैमरे लगाए थे।
और अपने लैपटॉप पर सारा सीन देख रहे थे। मेरी आंटी आराम से लेटी हुई थी। मैंने पूछा, तुमने ये कैमरा कैसे लगाया? उसने कहा, मैं मकान मालिक का सीसीटीवी ठीक करने के लिए गया था। तब मैंने उनका एक्सेस मेरे लैपटॉप में भी ले लिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या कह रहा है। अब बूढ़ा आदमी मेरी मौसी के पास जाकर बैठ गया। मेरी मौसी बोली, तुम क्या कर रहे हो? शाहजी, अरे सोना जी, तुम जानते हुए भी अनजान बन रही हो। तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। आज बैठ जाओ मेरी जान, मना मत करना। तुमने लड़के और लड़की को चिड़ियाघर में भी खूबसूरत अनुभव करते देखा था। क्या तुम्हें नहीं पता कि हम भी कुछ ऐसा करना चाहिए? मौसी, धत तेरे की, तुम बहुत बदमाश हो। उसे देखकर कमरे में मौजूद सभी लड़के घबरा गए। एक लड़का बोला, क्या खूबसूरती है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख और गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं किसी को बता ही नहीं सकता था कि वो मेरी मौसी है। वो दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे। मकान मालिक ने उनकी साड़ी बाजू में कर दिया और उनके खूबसूरत शरीर को देखने लगा। मौसी ने पहले तो थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर वो भी उनके करीब आने लगी। लैपटॉप की स्क्रीन पर यह सब देखकर मेरे पैर जल रहे थे। लॉज के दूसरे लड़के इस सीन का मजा ले रहे थे और अजीब अजीब कमेंट्स कर रहे थे, जिससे मैं अंदर से बहुत असहज और बेइज्जत महसूस कर रहा था। शाहजी आंटी को अपने करीब ले जा रहे थे और धीरे धीरे उनको बेपर्द कर रहे थे। आंटी कुछ मुंह से हल्की सिसरा निकल रही थी। अब बूढ़ा आदमी थोड़ा तेज होने लगा था। आंटी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो उनकी बाहों में पिघल रही थी। लैपटॉप पर यह देखकर लड़कों की उत्सुकता और एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई थी। एक लड़के ने कहा, देखो भाई, बूढ़े आदमी ने क्या बेसिंग लाई है। इस उम्र में इतनी खूबसूरत औरत को सिड्यूस किया। मैं बेचैन हो गया और वहां से जाने का सोचा, लेकिन मेरे पैर नहीं हट रहे थे। शाहजी अब आंटी को कड़कर अपनी बाहों में पकड़े हुए थे। स्क्रीन पर वह सीन देखते हुए मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आंटी की हालत और लाज के लड़कों का उनका मजाक उड़ाना देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने खुद आंटी को बूढ़े का नंबर दिया था और आज यह समय मेरे लिए आया था। शाहजी ने आंटी को अपनी बाहों में लिया और उनकी गर्दन और चेहरे पर प्यार लुटाने रहे। आंटी ने भी अब विरोध करना बंद कर दिया था और शाहजी के प्यार में पूरी तरह से डूब गई थी। लॉज के बच्चों ने तालियां बजाई और बूढ़े की तारीफ की। मैं वहां से निकलकर मन ही मन खुद को कोसता हुआ अपने कमरे में जाकर बैठ गया। लेकिन आंटी की शक्ल और बूढ़ा उनके साथ जो कर रहा था, उसके ख्याल मेरे दिमाग में घूमते रहे। अपने कमरे में पहुंचने के बाद भी मेरा दिमाग में ख्यालों का सिलसिला नहीं रुका। लैपटॉप पर देखता हुआ सीन और मौसी का अनोखा रूप मेरी नजरों से ओझल नहीं हुआ। कमरे में शांति थी, लेकिन मेरे मन में एक बहुत बड़ी उलझन थी। एक तरफ मेरा मौसा का ख्याल आ रहा था, जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, और दूसरी तरफ मौसी का यह नया रूप मुझे सुन्न कर रहा था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देख रहा था। मुझे समझ नहीं आया था कि 1.5 घंटा कैसे बीत गया। तभी मुझे बाहर गैलरी में कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने दरवाजा की दरार से देखा तो शाहजी आंटी को छोड़ने नीचे जा रहे थे। आंटी के चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी और संतुष्टि दिख रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी ठीक कर ली थी, लेकिन उनके चेहरे की लाली और बिखरे बाल सब कुछ कह रहे थे। शाहजी के नीचे जाने के बाद आंटी मेरे कमरे की तरफ आई। उन्होंने धीरे से दरवाजा पर दस्तक दी। मैंने खुद को संभाला, अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल किया और दरवाजा खोला। आंटी सामने खड़ी थी।
मुझे देखते ही वो मुस्कुराई और बोली, दीपक, तुम्हें पढ़ाई किए हुए बहुत टाइम हो गया, खाना खाया ही नहीं। उनकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत और प्यार भरी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने उन्हें देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैंने बस कहा, हाँ मौसी, मैंने खा लिया। क्या आपने आराम किया? आंटी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने आंख नीचे करके कहा, हाँ, तुम्हारे मकान मालिक सच में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होने दिया। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि आंटी को पता ही नहीं कि लॉज के बच्चों ने लैपटॉप पर सब कुछ देख लिया है। आंटी मेरे कमरे में आई और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उन्हें पानी का गिलास दिया। पानी पीते समय उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, दीपक, मैं कल सुबह वापस जा रही हूँ। तुम्हारे मौसा का फोन आया था। वो घर पर लौट रहे हैं। मुझे थोड़ी राहत मिली कि वो जा रही है, क्योंकि अगर वो यहाँ ज़्यादा दूर रुकती तो हालात और खराब हो जाते। लेकिन दूसरी तरफ शाह जी के कमरे में जो हुआ था, उसकी तस्वीर मेरे आंखों में सामने घूम रही थी। रात को हमने साथ में डिनर किया, लेकिन पूरे समय हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी छा रही थी। रात को आंटी शाह जी के दिए हुए बगल वाले कमरे में सोने चली गई। मैं अपने कमरे में था, लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के आसपास मुझे बगल वाले कमरे से हल्की आवाज सुनाई दी। मैं सीधे से उठा और बगल वाले कमरे में दरवाजे के पास चला गया। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, थोड़ा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने दरार से अंदर देखा तो शाहजी आंटी के कमरे में वापस चले गए थे। आंटी बिस्तर पर बैठी थी और शाहजी उनके पीछे खड़े होकर उनके बालों में हाथ फेर रहे थे। आंटी ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। शाहजी ने चादर उनके कंधों से नीचे खिसकाई और फिर से अपने होठ उनकी गर्दन पर रख दिए। आंटी ने एक हल्की सी आह भरी और अपना सिर पीछे झुका लिया। वे दोनों एक बार फिर एक दूसरे के प्यार और स्पर्श में खो गए थे। मैं वही हैरान रह गया। मुझे एहसास हुआ कि आंटी अब पूरी तरह से शाह जी के प्यार में पड़ गई थी और यह सिलसिला आसानी से रुकने वाला नहीं था। उस रात बगल के कमरे का सीन देखकर मैं सुन्ना हो गया था। मैं चुपचाप वापस चला गया और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरे दिमाग में हजारों ख्याल घूम रहे थे। आंटी जिन्होंने मुझे बचपन में पाला था, जिन्हें मैंने हमेशा एक अलग नजरे से देखा था, जो मुझे अंदर से हिला रही थी। मैं सुबह जल्दी उठ गया। जब मैं बाहर आया तो आंटी अपना बैग उठाई हुई थी। उनके चेहरे पर रोज से अलग चमक और खुशी थी। शाहजी वही खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे और उनसे बात कर रहे थे। मुझे देखते ही आंटी बोली, दीपक, मेरे जाने का टाइम हो गया है, ट्रेन का भी टाइम हो गया है। मैंने उनका बैग उठाया और हम लॉज से निकल गए। शाहजी ने हमें ऑटो तक छोड़ा और जब उन्होंने आंटी से विदा ली तो उनकी आंखों में एक अलग ही राज साफ दिख रहा था। स्टेशन पहुंचने तक हमने ज़्यादा बात नहीं की। जब ट्रेन प्लेटफार्म पर आई तो आंटी ट्रेन में बैठ गई और खिड़की से मुझे देखने लगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, दीपक, अपना ख्याल रखना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और हाँ, मकान मालिक शाह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो तुम्हारा जरूर ख्याल रखेंगे। मैंने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी और आंटी चल गई। घर लौटते समय मेरे मन में बस एक ही सवाल था, आगे क्या? क्योंकि मुझे पता था कि यह मामला यही खत्म नहीं होने वाला। जब मैं लॉज लौटा तो शाहजी से मिला। उनके चेहरे पर जीतने वाली मुस्कान थी। उन्होंने मुझे पास बुलाया और बहुत प्यार से पूछा,
दीपक बेटा, कोई दिक्कत है क्या? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे सीधे बताओ। मैं उनकी बातों के पीछे का राज अच्छी तरह समझ गया था। उन दिनों के बाद कुछ दिन तो शांति से बीते, लेकिन एक रात जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने शाहजी को अपने कमरे से जोर जोर से बात करते सुना। वह फोन पर किसी से बड़े प्यार और अपनेपन से बात कर रहे थे। जब मैं दरवाजे पर गया और सुनने की कोशिश की तो वह मौसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। वह मौसी को एक बार फिर पटना आने के लिए मना रहे थे और मौसी भी वही से मुस्कुराकर उन्हें जवाब दे रही थी। मैं साफ समझ गया था कि भले ही आंटी यहाँ से चली गई थी, लेकिन उनके बीच का यह रिश्ता और फोन पर बातचीत और भी मजबूत हो गई थी। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। भले ही मेरी मौसी घर लौट आई थी, लेकिन शाहजी और उनके बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। हर रात मैं शाहजी के कमरे से उनकी मुस्कुराती आवाज और वीडियो कॉल पर चल रही बातें साफ सुन सकता था। शाहजी अब मेरी मौसी से खुलकर बातें करते थे और मेरी मौसी भी उनसे बात करने के लिए उत्सुक रहती थी। एक शाम जब मैं पढ़ाई करके लौट लौटा तो मैंने देखा कि शाहजी बहुत खुश थे। वह अपने कमरे में बैठे थे, नए कपड़े पहनने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बुलाया और कहा, दीपक बेटा, इधर आओ। देखो, तुम्हारी मौसी अगले हफ्ते फिर पटना आ रही है। उन्होंने कहा कि तुम्हें शहर से कुछ शॉपिंग करनी है और तुम्हारे लिए कुछ सामान लाना है। शाहजी की ये बातें सुनकर मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। मुझे अच्छी तरह पता था कि मौसी सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग के बहाने शाहजी से मिलने आ रही है। मौसा अभी भी घर के बाहर अपनी नौकरी में बिजी थे और उनकी गैर मौजूदगी की फायदा उठाकर मौसी और शाहजी अपनी अलग ही दुनिया बना रहे थे। कुछ ही दिनों में वह समय आ गया। मौसी सुबह पटना पहुंच गई। इस बार उनके चेहरे पर पहले जैसी कोई झिझक या डर नहीं था। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लॉज में कदम रखा। उन्होंने जो लाल साड़ी पहनी थी और उनका आकर्षक रूप देखकर लॉज में बच्चों की नजरें एक बार फिर उन पर टिक गई। मौसी सीधे शाहजी के कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठा सोच रहा था। मुझे एहसास हो गया था कि अब हालात मेरे कंट्रोल से बाहर है। मौसी, मैंने इस रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। थोड़ी देर बाद शाहजी मेरे कमरे में आए और मुझे कुछ पैसे हाथ में दिए और कहा, दीपक, आज तुम पूरे दिन लाइब्रेरी में पढ़ाई करना और शाम को अपने दोस्तों के साथ किसी अच्छे होटल में डिनर करना। तुम्हारी आंटी थोड़ा आराम करना चाहती है, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शाहजी ने मुझे वहां से भगाने के लिए यह चाल चली थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन बिना कुछ कहे मैंने पैसे लिए और मैं बैग उठाकर निकल गया। जाते समय मैंने आंटी के कमरे के खुले दरवाजे से अंदर देखा। आंटी शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी और शाहजी पीछे से आकर उनके बहुत पास खड़े हो गए थे। मैंने एक गहरी सांस ली और लाज का दरवाजा पीछे धकेला और बाहर सड़क पर निकल गया। मैं लॉज से निकला और सड़क पर चल रहा था, लेकिन मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं था। आखिर में वो बोर होकर मैं लाइब्रेरी में जाने की बजाय अपने दोस्तों के कमरे में चला गया। मेरे दो तीन दोस्त वहां पहले से ही बैठे थे। मैं चुपचाप कोने में बैठ गया, लेकिन मेरे चेहरे की बेचैनी उनसे छिप नहीं रही थी। तभी लॉज का वही लड़का जिसने पहले लैपटॉप पर कैमरे की फुटेज दिखाई थी, वहां आया। उसने बड़ी उत्साह और अजीब सी मुस्कान के साथ मेरे दोस्तों से कहा, अरे भाइयों, आज फिर से वही सीन होने वाला है।
बूढ़ा आदमी की वो मेहमान फिर आ गई है। कैमरा चालू है, चलो जल्दी से स्क्रीन पर आते हैं। यह सुनते ही मेरे सभी दोस्त उत्सुक हो गए। वे सब लैपटॉप के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उस वीडियो पर बहुत ही बड़े और अजीब कमेंट्स करने लगे। क्या शानदार औरत है यार, बूढ़े आदमी ने क्या दौलत लाई है, उसके शरीर को देखकर ही कोई भी पागल हो जाएगा। वे इस तरह की गंदी और घटिया बातें खुलकर करने लगे। जिस औरत के बारे में मेरे दोस्त ऐसी गंदी बात कर रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी मौसी थी। उन्होंने मेरी माँ की तरह देखभाल की थी। जैसे ही उनकी बातें मेरे काने में पड़ी, मुझे अंदर से बहुत दर्द हुआ। मेरे पैरों की आग मेरे सिर पर चढ़ गई थी और सीने में बेचैनी की लहर उठ रही थी। मैंने जितना इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, मेरे दोस्त उतनी ही हद से ज्यादा बात कर रहे थे। आखिर में मेरा सब्र जवाब दे गया। अब मैं और चुप नहीं रह सका। मेरा हाथ गुस्से से कांपने लगा, मेरा चेहरा लाल हो गया और मैं बहुत गुस्से से चिल्लाया, बस करो, यह सब बंद करो। मेरा यह रूप देखकर मेरे सभी दोस्त अचानक चुप हो गए और मुझे हैरानी से देखने लगे। एक दोस्त ने मुझे पूछा, ओ दीपक क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हम बस मेरी आंखों में गुस्से और निराशा के आंसू आ रहे थे। मैं अपना सिर बिना झुकाए नहीं रह सका और बहुत भारी मन से उनसे कहा, जिस औरत के बारे में तुम इतनी हल्की और गंदी बात कर रहे हो, वह मेरी अपनी मौसी है। जैसे ही मैंने ये शब्द सुनाए, कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। लैपटॉप पर स्क्रीन देख रहे सभी लड़के हैरान रह गए। सबके चेहरे सफेद पड़ गए थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। मेरी ये बातें सुनकर कमरे के माहौल में बहुत कड़वाहट और सन्नाटा छा गया। मेरे दोस्तों के चेहरे पीले पड़ गए थे। वे सब बहुत हैरान थे, कोई कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन अब मेरे लिए उस कमरे में, उस पूरे लॉज में एक पल के लिए भी रुकना नामुमकिन था। जिन दोस्तों के साथ मैं रोज उठता बैठता था, उनके सामने मुझे अपनी आंटी के बारे में वो नजरें और वो शब्द कहने पड़े। मैंने अपनी आंखें से देखा और सुना था। मुझे खुद पर बहुत शर्म आने लगी थी और वहां रहना रोजाना की परेशानी सहन करने जैसा था। मैंने तय किया कि अब मैं यहाँ एक रात के लिए नहीं रुकूंगा। भागकर अपने कमरे में गया, अलमारी से अपना बैग निकाला और उसमें अपने सारे कपड़े और सामान पैक करने लगा। मेरी जल्दी देखकर आंटी और शाहजी जल्दी से मेरे कमरे में आ गए। आंटी ने मेरे हाथ में पकड़ा बैग एक तरफ धकेलने की कोशिश की और परेशान आवाज में कहा, दीपक क्या हो रहा है, तुम अपना सामान पैक क्यों कर रहे हो, अचानक क्या हो गया है? शाहजी भी आगे आए और मुझे रोकने की कोशिश की। अरे बेटा दीपक, शांत हो जाओ, बताओ क्या प्रॉब्लम है, तुम अचानक कहाँ जा रहे हो, जब तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान होगा। लेकिन मेरे मन में इतना गुस्सा और दुख था कि मैं किसी की सुनने के मूड में नहीं था। मैं सबके असली चेहरे और वहाँ के हालात जानता था। सभी बच्चों के अब सच पता चल गया था। मैं कल उनके सामने किस मुंह से जाऊंगा? मेरी आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। बेटा, मेरी बात सुनो, अगर तुम इतने गुस्से में चले जाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? मैं तुम्हारे अंकल को क्या जवाब दूंगी? शाहजी ने भी मुझे रोकने के लिए हजार मिन्नतें की, पैसे या दूसरे फायदों का लालच दिया, लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़ा रहा। मैंने आंटी की तरफ देखा और बहुत भारी आवाज में कहा, आंटी, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता। मैं अपने एग्जाम और पढ़ाई बाद में कर लूंगा, लेकिन मैं अभी आपके साथ घर लौट रहा हूँ। आप भी अपना बैग पैक कर लो, हम अभी निकल रहे हैं। मेरा सख्त और सख्त रूप देखकर मौसी पूरी तरह हिल गई। शाहजी को भी एहसास हो गया था कि अब मुझे यहाँ रहना नामुमकिन है। आंटी ने बेहम से अपना सिर नीचे कर लिया। उन्होंने चुपचाप
अपना बैग पैक किया और मैं अपना बैग पीठ के पकड़ते हुए हमेशा के लिए उस लॉज की दहलीज पार कर गया। जब हम लॉज से बाहर निकले तो शाहजी का चेहरा पूरी तरह से लाल था। उनकी नजरें आंटी और मेरे बीच घूम रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा देखकर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे आगे कुछ कहे। आंटी चुपचाप सिर झुकाए मेरे पीछे पीछे चली। बस स्टैंड पहुंचने तक हमारे बीच एक शब्द भी नहीं बोला गया। बस में पूरे सफर के दौरान एक अजीब सी खामोशी छा रही थी। आंटी खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर साफ बेचैनी थी। मैं समझ सकता था कि उनके मन में क्या चल रहा था। शाहजी के अचानक रिश्ते टूटने का दुख या डर कि मुझे सब कुछ पता चल गया था। लेकिन मैं बिना कुछ कहे चुपचाप वही बैठा रहा। हम देर रात वो घर पहुंच रहे। घर में पूरी तरह से सन्नाटा था। अंकल अभी भी काम के शहर से बाहर थे। आंटी ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। आज इतनी देर बाद रहने के बाद घर अजीब तरह से पराया सा लग रहा था। आंटी ने मेरा बैग एक कोने में रख दिया और मुझसे कहा, दीपक, तुम हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। उनकी आवाज में एक तरह उदासी और अफसोस था, लेकिन उनकी एक तरफ देखने बिना मैं सीधा अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद आंटी मेरे कमरे के दरवाजे पर आई। उन्होंने धीरे से खटखटाया। दीपक, खा लो बेटा। मैंने दरवाजा खोला। आंटी हाथ में प्लेट लिए खड़ी थी। उनकी आंखों में एक तरह का डर साफ दिख रहा था कि मैं अंकल को सब कुछ बता दूंगा। प्लेट टेबल पर रखते हुए आंटी का हाथ कांप रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, दीपक, तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैंने अपनी आंटी को आंखों में देखा। मेरी आंटी जिन्होंने बचपन में मेरा ख्याल रखा था, जिसकी मैंने हमेशा इज्जत की थी, मेरे सामने सिर झुकाए खड़ी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, आंटी, मैंने आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। अंकल आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप। यह शब्द सुनते ही मेरी आंटी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे से मैं साफ समझ गया कि अब यह मामला सिर्फ लॉस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे घर के वजूद पर भी असर पड़ेगा। आंटी मेरे सामने हाथ जोड़े रखी थी और उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बचपन से माँ की तरह मेरा ख्याल रखने वाली आंटी को आज ऐसी हालत में देखकर मेरा दिल बहुत टूट गया। दीपक, मुझे माफ कर दो बेटा। आंटी की आवाज कांप रही थी। तुम्हारे अंकल हमेशा घर से बाहर रहते हैं। मैं सालों से इस घर में अकेली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस बूढ़े ने मीठी मीठी बातों में मुझे कैसे फंसा लिया। मैं खो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे अंकल की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। प्लीज यह बात किसी अपने अंकल को मत बताना, नहीं तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। एक तरफ तो मुझे आंटी का बर्ताव देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, और दूसरी तरफ अब तक उनके प्यार और लाड़ प्यार को याद करके दुख भी हो रहा था। मैं थोड़ी देर चुप रही और फिर गंभीर आवाज में बोली, आंटी, मैं अंकल को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आपकी एक शर्त है। आज से उस शाहजी से तुम्हारा सारा कांटेक्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उनका नंबर ब्लॉक में कर दो और उनसे कभी बात मत करना। आंटी ने तुरंत सिर हिलाया और मेरे सामने ही अपने फोन से शाहजी का नंबर डिलीट और ब्लॉक कर दिया। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी दीपक, यह मेरा तुमसे वादा है। आंटी रोते हुए बोली। मैं उस रात बिल्कुल नहीं सोया। मैंने खुद देखा था कि जिंदगी में जिन रिश्तों पर मुझे बहुत भरोसा था, वे कैसे एक पल में बदल सकते हैं। इस घटना ने मुझे जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखा दिया था कि कैसे लोग लालच में आकर भटक जाते हैं
और कैसे एक छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी ले सकती है। कुछ दिन शांति से बीते। मेरे चाचा के घर आने से घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। मेरी चाची पूरी तरह बदल गई थी और पहले की तरह घर में कामों में और हमारी देखभाल में बिजी थी। मुझे लगने लगा था कि शाहजी का बुरा दौर मेरे पीछे छूट गया था। मैं भी सब कुछ भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दोपहर मेरे चाचा किसी काम से पड़ोस के शहर में गए थे। मैं भी बाजार से कुछ किताबें और घर का सामान लेने निकला था। बाजार में ज्यादा काम न होने की वजह से मुझे लौटने में 2-3 घंटे की देर हो गई। यह सोचकर कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं मुस्कुराते हुए घर की तरफ चलने लगा। मैं गली में पहुंचा और हमारे घर के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा अंदर से आधा खुला था। जैसे ही मैं घर में कदम रखने वाला था, मुझे हल से एक अजीब सी लेकिन जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैंने ध्यान से दरवाजा की दरार से अंदर देखा और मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। सामान मेरे हाथों से गिरता रहा। मेरी आंखें चौड़ी हो गई और मेरे शरीर से एक भयानक कंपन उठा। हॉल में बिस्तर पर कोई और नहीं बल्कि एक 60 साल का आदमी था। और दोस्तों, यह कहानी यही खत्म नहीं होती। कहानी अभी भी बहुत बड़ी है और यह बहुत अलग दिशा में जाने वाली है। अगर आपको कहानी पसंद आई और अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखे। अगर 10 कमेंट मिल जाते हैं तो मैं तुरंत इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।